थे भैया? मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ रहे थे क्या? मोहम्मद बिन तुगलक के अभियानों के बारे में देख लेते हैं। सॉरी, योजनाएं लिखो। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं कौन कौन सी योजनाएं थी? तो उनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, इधर देखो, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कितनी वृद्धि करी? 50% तक। इधर सुनना, पहली योजना क्या है इनकी? दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करी है। तो देखो कितना अच्छा डिसीजन है वैसे अगर देखा जाए तो। डिसीजन क्या था कि जहां पे फसल की पैदावार ज्यादा हो रही है, यानी कि जहां पे जमीन उपजाऊ है, दोआब क्षेत्र जो होता है वो जमीन उपजाऊ होती है, और जहां जमीन उपजाऊ है वहां पे फसल ज्यादा होती है। तो जहां पे उत्पादन ज्यादा है वहां पे टैक्स ज्यादा, और जहां पे उत्पादन कम है वहां पे टैक्स कम। अच्छी योजना है, ठीक है। जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर दिया, जहां पे उत्पादन ज्यादा वहां पे भी उतना ही हो, और जहां बिल्कुल उत्पादन कम हो वहां पे भी उतना ही हो, ठीक है। तो इन्होंने ये सोचा कि भैया जहां पे उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो वहां पे इतनी ज्यादा किसानों को दिक्कतें नहीं आएंगी टैक्स देने में, तो उन्होंने वहां पे टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन होता क्या है, किस्मत खराब किसको कहते हैं, कि जैसे ही ये टैक्स बढ़ाते हैं उसके बाद में ये जो दोआब क्षेत्र था इसमें या तो अतिवृष्टि या अकाल वाली नौबत आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, या तो अतिवृष्टि हो जाती है या सूखा पड़ जाता है, तो किसानों की जो फसलें थी वो बर्बाद हो जाती है। ऊपर से बंदे ने टैक्स बढ़ा दिया, एक तो फसल बर्बाद, ऊपर से टैक्स में बढ़ोतरी, इस वजह से लोग बागों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो दिक्कत आई कि नहीं आई? तो यहीं पे क्या होता है, अतिवृष्टि तथा सूखे के कारण फसल बर्बाद, इसकी वजह से क्या हो गया है, किसान विद्रोह हो गया है। होगा कि नहीं होगा? अब किसान विद्रोह हो गया तो उसको दबाने के लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया। डिपार्टमेंट का नाम आता है दीवान ए कोही। डिपार्टमेंट क्या बनाया है? दीवान ए कोही। ये डिपार्टमेंट जो है ये आपको केसीसी देता है। क्या देता है? केसीसी। आजकल जो चलती है ना वो उस जमाने में दे दी इसने, ठीक है। जो आजकल आप लोगों को केसीसी मिलती है वो केसीसी इसने उस जमाने में दे दी। उसको कहा जाता था कृषि ऋण या तकावी। तकावी किसको कहते हैं? कृषि ऋण को कहते हैं। किसे कहते हैं? कृषि ऋण को। इस तकावी को ही सोनधर के नाम से भी जाना जाता था। इसे ही किस नाम से जाना जाता था? सोनधर के नाम से। क्लियर है क्या? इधर सुनना मेरी बात। मोहम्मद बिन तुगलक ने काम क्या किया? पहला योजना क्या लेकर के आया कि दोआब क्षेत्र में क्या करनी है अपन को? कर वृद्धि करनी है। जैसे ही कर वृद्धि करता है अतिवृष्टि अथवा सूखे के कारण क्या हो जाती है? फसल बर्बाद। फसल बर्बाद होने की वजह से किसान विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह कर दबाने के लिए, किसानों को खुश करने के लिए फिर ये क्या करेगा? एक डिपार्टमेंट बनाता है। उस डिपार्टमेंट का नाम होता है दीवान ए कोही। ये डिपार्टमेंट क्या काम करेगा? तो फसलों को जो पैसे चाहिए, यानी कि आप लोगों को बीज वगैरह लाने के लिए, खाद वगैरह लाने के लिए, इनके लिए जो बीज वगैरह के लिए पैसे चाहिए होता है, ठीक है, वो पैसा प्रोवाइड करता था, यानी कि कृषि ऋण दिया करता था, ठीक है। उस कृषि ऋण का जो नाम हुआ करता था वो सोनधर या तकावी हुआ करता था, ठीक है। क्लियर है? बात करते हैं दीवाने कोई का और क्या कार्य होता था। एक तो कृषि ऋण देना, और एक जो जमीन है उसको उपजाऊ बनाना। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कार्य करना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये जो डिपार्टमेंट एक प्रकार से कृषि वाला डिपार्टमेंट है, जो कि आपको पैसे भी दे रहा है और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी कार्रवाई कर रहा है। क्लियर है? ये काम किसने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहीं से एक बात और आती है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में अगला राजा बनेगा फिरोज शाह तुगलक। सुनना गौर से, फिरोज शाह तुगलक जो ये कृषि ऋण इसने इस समय पे दिए हैं, तो देखो गवर्नमेंट चेंज हो रही है। गवर्नमेंट ने वादा किया था कि जो भी आपके किसानों के कृषि ऋण थे वो माफ कर दिए जाएंगे। गहलोत ने कहा था, उन्होंने माफ कर दिए। वैसे ही ये गवर्नमेंट थी मोहम्मद बिन तुगलक की, अगली गवर्नमेंट आई फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक ने जितने भी किसानों को कृषि ऋण दे रखे थे उन सबको माफ कर दिया था। हाँ हाँ, आप क्या करें? तो नहीं है, लेकिन होता है ना, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति उसे ही कहा जाता है, ठीक है। वोट बैंक की है बेटा, वो पॉलिटिक्स है, उस पर अपन नहीं जाएंगे अभी। पॉलिटिक्स नहीं करनी है अपन को, ठीक है। पॉलिटिक्स क्या होती है? मुस्लिम्स जो होते हैं उनका वोट एक तरफा पड़ता है, हिंदुओं का वोट बट बट के पड़ता है। इस वजह से ये चीजें होती है। लोग बल्क में जो जहां पे से वोट मिलता है उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इधर देखो, पहली योजना समझ में आ गई क्या? बात करते हैं दूसरी योजना की। दूसरी इनकी योजना आती है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, मैं पहले ही बता दिया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे पूरा का पूरा संपूर्ण भारत जो था, कश्मीर और अगर बलूचिस्तान को छोड़ दे तो वो किसके अंडर में हुआ करता था? तुगलकों के अंडर, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में था, ठीक है। तो अब पूरा का पूरा भारत यदि आपके कब्जे के अंदर है तो आप दिल्ली में बैठ करके गवर्नमेंट चला सकते हो क्या? नहीं चला पाओगे। इसके लिए आपको किसी ना किसी एक ऐसी जगह पे आना पड़ेगा जहां से ऊपर की तरफ भी जा सकते हो और नीचे की तरफ भी जा सकते हो। यही बात है। तो इसने सोचा कि अपन को राजधानी को दिल्ली से उठा करके दौलताबाद या देवगिरी जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है वो करनी चाहिए। राजधानी क्या करा इसने? दिल्ली से स्थानांतरित करके क्या कर दिया है?
दौलताबाद। दौलताबाद किसका नाम है? देवगिरी का ही नाम है। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो राजधानी को कहां कर दिया है? दिल्ली से दौलताबाद कर दिया है। क्लियर है क्या? अब सुनना मेरी बात, दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद करने का जो पीछे रीजन था, वो रीजन क्या था? एक रीजन तो ये था कि भैया अपन दिल्ली में बैठे बैठे संपूर्ण भारत के ऊपर निगरानी नहीं रख सकते, आपको एक ऐसी जगह चूज करनी पड़ेगी जहां से दोनों साइड में आप आसानी से जा सकते हो। एक रीजन। दूसरा रीजन ये था कि उत्तरी भारत के अंदर तो मुस्लिमों का खूब प्रचार हो चुका है, लेकिन दक्षिण भारत के अंदर इस्लाम का प्रचार अभी तक नहीं हो पाया है, तो दक्षिण भारत के अंदर इस्लाम का प्रचार अपन को करना है। तीसरी बात जो इसका रीजन था, ऐसा वैसे हर कोई नहीं मानता इस रीजन को, लेकिन कुछ मानते हैं, तीसरा रीजन ये था कि जो कहते हैं ना पब्लिक इससे बहुत ज्यादा परेशान थी, तो पब्लिक परेशान थी तो इसके घर पे लेटर भिजवाया करती थी बिना नाम के, और उनमें खूब भर भर के गाड़ियां दिया करती थी इसको। अब ये परेशान उन लेटरों से, तो इसने क्या किया? दिल्ली की जनता को सबक सिखाने के लिए राजधानी परिवर्तन करने का डिसीजन लिया। अब देखो डिसीजन अच्छा था वैसे अगर देखा जाए कि भाई इस्लाम का प्रचार करना है अपन को दक्षिण भारत में, एक बीच सेंटर में राजधानी होना चाहिए, और ये जो दिल्ली है यहां से सबसे ज्यादा अटैक हुआ करते थे ऊपर से, तो सबसे नजदीक दिल्ली पड़ता है, तो इस वजह से यहां पे भी मंगोलों का आक्रमण का खतरा जो था वो सर्वाधिक हुआ करता था, तो एक सेफ प्लेस अगर चाहिए तो वो यहां पे है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या आती है? जैसे ही ये राजधानी परिवर्तन करने का फैसला लेता है तो ऐसा बोलते हैं कि ये लंगड़े लूले व्यक्ति जो थे उनको भी नहीं बख्शता है, सबको उठा करके ले जाता है। अब दिल्ली के अंदर जो उच्च वर्ग के जो लोग थे उनके लिए बढ़िया फैसिलिटी थी, ठीक है नहीं थी। अब वहां से छोड़ करके किसी दूसरी जगह पे जाना है और वहां पे फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर होता क्या है? लोग बाग विद्रोह करेंगे कि नहीं करेंगे? तो विद्रोह इस बात के लिए भी होता है कि भैया आपने ऐसा किया, और दूसरी बात देवगिरी एक छोटी जगह है और दिल्ली से इतनी बड़ी पॉपुलेशन को उठा करके आप यहां पे शिफ्ट करोगे तो समस्याएं आएंगी कि नहीं आएंगी? भाई एक ही लेटरिन में 20-25 लाखों की लाइन लग रही है, लग रही है कि नहीं लग रही है? तो लोग बागों को छोटे छोटे से कमरे मिल रहे हैं रहने के लिए एक नई जगह पे जाकर के सेटलमेंट करना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, आप जिस जगह पे हो आपको अपना घर प्यारा लगता है, दूसरी जगह पे आपको जबरदस्ती भेजा जाएगा जहां पे व्यवस्थाएं भी अच्छी नहीं है, तो आपको क्या रहेगा कि यार क्या खान लाके पटक दिया। ठीक है, ऊपर से इसने सख्ती ज्यादा करी थी राजधानी चेंज करने के लिए, तो इन बातों का विद्रोह होता है और बाद में इसको वापस से राजधानी को परिवर्तित करके कहां लेके जाना पड़ता है? दिल्ली लेके जाना पड़ता है। ठीक है, तो पहले तो इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लेके गया है और उसके बाद में राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली लेकर के गया। 1325 में तो लेकर के गया था दौलताबाद और 1335 में लेकर के जाता है दौलताबाद से दिल्ली। समझ में आया क्या? ठीक है, तो दो इसकी योजनाएं हो गई है, दोनों के दोनों क्या हो गई है? फेल हो गई है। ठीक है, बाकी योजनाएं अच्छी थी। तीसरी योजना आती है इसका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इधर देखो आवाज नहीं। सांकेतिक मुद्रा में इसने क्या किया है? आजकल आप लोगों के पास में 2000 का नोट आता है या 500 का नोट है या 100 का नोट है, जो भी नोट है, अगर वैसा देखा जाए तो उसकी कोई वैल्यू है क्या? एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन उसका ये है भारत सरकार ने अथॉरिटी दे रखी है भैया ये 2000 के रूप में माना जाएगा, 2000 का जितना सामान आएगा वो 2000 के नोट से आप खरीद सकते हो। चल रहा है, गवर्नमेंट ने निकाला है, तो इसलिए उसकी वैल्यू है। पहले के जमाने में लोग ट्रेड कैसे करते थे? धातु के बदले में क्या करते थे? सोने चांदी तांबा वगैरह इनके बदले में क्या करते थे? उस जमाने के अंदर ये जो आज चल रहा है सांकेतिक मुद्रा तो है। डिजिटल करेंसी क्या है? आपके अकाउंट में सीधा पेमेंट गया, मैंने यहां से फोन पे कर दिया 5000 रुपए, तेरे को दिए, कुछ नहीं दिया, तेरे अकाउंट में बस 5000 की संख्या लिखी हुई है, उससे तो कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। ये सांकेतिक मुद्रा तो है। इसका स्टार्टिंग जो होती है वो चीन के अंदर होती है, बाद में मध्य एशिया के अंदर होता है, उसके बाद में भारत के अंदर होता है। अब भारत में करने वाला कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। लेकिन फिर से दिक्कत आ जाती है, इसने किया क्या था? इसने सोने के जो मूल्य के सिक्के हुआ करते थे उनको तांबे के सिक्कों के रूप में बदल दिया। मतलब मान लो कोई एक सोने का 100 रुपए का सिक्का है, तो उसको तांबे का जो सिक्का था उसको बोल दिया कि इसका मूल्य 100 रुपए सोने के सिक्के के बराबर है। ठीक है, मतलब तांबा का यूज किया है सोने के बदले में, और वैल्यू कितनी कर दी है? सोने के बराबर। किसकी? तांबे की। ठीक है, तो तांबे के सिक्के चलाए थे इसने। अब बात करते हैं कि जब ये सिक्के चलाए थे तो भारत सरकार तो देखो कितनी सिक्योरिटी बरतती है कि पेपर भी दूसरे देश से मंगा रही है, पेपर भी पता नहीं चलने देता कौन सा पेपर यूज कर रहे हैं, वो मशीनरी के किस तरीके से होती है, सारा सिस्टम पूरा गुप्त रहता है, नहीं तो हर कोई नकली नोट छाप ले। उसके बावजूद भी नकली नोट मार्केट में आ जाते हैं, इतने गुप्त रखने के बावजूद भी। तो उस जमाने के अंदर तो जो इनके सिक्के ढालने की कला थी वो इतनी ज्यादा गुप्त नहीं रह पाती है। जब गुप्त नहीं रह पाती है तो लोग बात क्या होते हैं? नकली तांबे के सिक्के बनाने स्टार्ट कर देते हैं। घर में तांबा सबके पास हुआ ही करता था, तांबे से सिक्का बना दिया, कौन सा? जो गवर्नमेंट ने चला रखा है वो वाला, तो वो क्या हो गया? सोने के सिक्के के बराबर का मूल्य का हो गया। तो व्यापार में गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? अब बाहर से जो विदेशी लोग व्यापार करने के लिए भारत के अंदर आया करते थे वो भी बड़े दिमाग वाले, वो सामान जब खरीदे तब तो बोले कि भैया ये लो तांबे वाला सिक्का, और जब वो खुद सामान बेचे तो उस समय क्या यार भाई साहब मैं तो वहां जाऊंगा वहां पे ये तुम्हारा तांबे वाला चले को नहीं, तो मुझको तो सोना वाला ही दे है। आज भी कहते हैं ना गांव में यार 10 को कल जो सिक्को या गांव में कौन चला यार, एक जगह नोट ही दे दे, होता है कि नहीं होता है? तो वो भी यही करते हैं, यहाँ पे सामान तो वो तांबे के सिक्के से खरीद रहे हैं, ठीक है, और जो उनको वापस जब बेचना है सामान को तो वो किसमें बेच रहे हैं? सोने वाले में। तो यहाँ का पूरा सोना वाला है वो तो उधर चला गया, बाहर जा रहा है ना, अपनी मुद्रा बाहर जा रही है, बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, दिक्कत आई। अब क्या करेगा ये बेचारा? ये बेचारा कहेगा यार ये जो गड़बड़ होगी कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, जिसके पास में जो 2000 के 500 के नोट है वो ला करके जमा करा दो, उनके बदले नहीं ले जाओ। ऐसे मोदी जी ने किया था, 1500 के जमा करा करके नहीं ले जाओ 500 के 2000 वाले, यही हुआ था ना।
अब देखो समस्या यहीं पे खत्म नहीं होती है, समस्या यहाँ पे और बढ़ गई। समस्या ऐसे बढ़ गई कि अभी तक तो लोग बागों ने कम सोने के जो तांबे के सिक्के बनाए थे, अब जब पता लगा कि जो राजा है वो बंद करने वाला है और सारे के सारे मंगा रहा है वापस, तो जितना पहुंचना चाहिए था, जितने उसने छापे थे उससे ज्यादा पहुंच गए। लोग बाग और कारखाने बना बना जल्दी से जल्दी बेच पहुंचा दो वरना बंद होने वाले हैं। तो तांबे के सिक्कों के जो नकली मार्केट था वो और बढ़ गया, तो इसका पूरा खजाना लगभग लगभग खाली हो जाता है। क्लियर है? तो ये इसको दिक्कत है। तो सोने के मूल्य के तांबे के सिक्के चलाए, सोने के मूल्य के बराबर मूल्य के तांबे के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए। लेकिन ये योजना भी क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। ठीक है, इतना शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ज्यादा फालतू बातें नहीं लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चौथे नंबर की अपन बात करते हैं। चौथा नंबर आता है इसका खुरासान अभियान। खुरासान, हाँ, इधर क्या होता है सुनना। खुरासान आपके जो अफगानिस्तान के ऊपर वाला जो पार्ट है उस साइड में पड़ता है। ठीक है, वहां पे पड़ता है खुरासान। और यहां पे हो क्या रहा था कि खुरासान के अंदर उत्तराधिकारी की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, मतलब यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था। राजा जो था वो मर गया था, उसके बाद में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष वाली स्थिति बनी हुई थी, मतलब एक आंतरिक विद्रोह वाली कंडीशन बनी हुई थी यहाँ पे। ठीक है, इसी के पास में जगह पड़ती है मिस्र और ट्रांस ऑक्सियाना। तो उनके साथ में इसने गठबंधन बनाया, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, और कहा कि अपन तीनों मिलकर के अटैक करते हैं खुरासान पे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे अपन कब्जा कर लेंगे, तीनों मिल बांट करके खा लेंगे। अब दिक्कत ये हो जाती है कि ये खुरासान अभियान के लिए तैयारी कर लेता है और 3,70,000 सैनिकों की भर्ती कर लेता है, सैनिकों की भर्ती। ठीक है, इनको 1 साल का अग्रिम वेतन दे देता है। क्या करता है? 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया। अरे आवाज क्यों कर रहे हो? 1 साल का क्या दे दिया है? अग्रिम वेतन दे दिया। लेकिन अभियान को स्टार्ट नहीं किया, मतलब जो अटैक करना था खुरासान के ऊपर वो अटैक नहीं किया, लेट कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि खुरासान के अंदर जो उत्तराधिकारी की समस्या आ रही थी वो सॉल्व हो जाती है, वहां पे एक बढ़िया राजा बन जाता है। दूसरी बात, जो इसके मित्र थे उनमें से जो मित्र था जिसके साथ इन्होंने गुट बनाया था, उसी को राजा के पद से हटा दिया जाता है, वहां पे दूसरा राजा बन जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाली योजना भी क्या हो गई? असफल। ठीक है, क्योंकि यहां पे सारी स्थिति नॉर्मल हो जाती है, इसलिए ये योजना भी क्या है? असफल। ठीक है, देरी करने की वजह से इसने थोड़ा सा लेट कर दिया था। एक अभियान आता है कराचिल अभियान। इधर सुनो, कराचिल अभियान में क्या हो रहा है? बेटा खड़ा होना, ब्लैक आगे आ जा, इधर आ मेरे पास। तू खड़ा हो बेटा पीछे से, इस साइड में आ जा। ठीक है, तू वहीं बैठा रहे। हाँ, तो इधर देखो कराचिल अभियान में क्या हो रहा है। अब देखो ये क्या चीज है, ये आपका आजकल मोदी जी ने स्कीम और चलाई थी ना, 4 साल वाली अग्निवीर। कुछ कुछ वैसा खेल हो गया कि नहीं हो गया इन सैनिकों के साथ में, कि भाई 1 साल के लिए तो वेतन मिल गया, सैनिकों की भर्ती हो गई, काम नहीं है, काम नहीं है, हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा तो विद्रोह की स्थिति हो सकती है ना। लोग बाग विद्रोह करते हैं, आप भी सड़कें वड़कें तोड़ दो और पटरियां वगैरह उखाड़ दो। मोदी जी नहीं, ऐसे नहीं है। तो वैसा ही सिस्टम यहां हो जाता है। तो ये क्या करता है, अपनी सेना को कराचिल अभियान पे भेज देता है। बेबी जी रखो, कराचिल जो पड़ता है वो हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के अंदर पड़ता है, छोटा सा एक दुर्ग था, वहां भेज देता है सेना को। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो सेना जाती है ये कठिन रास्तों के होते हुए निकलती है, आपस में इतने बड़े लंबे रास्ते के अंदर आपस में भी लड़ाइयां झगड़े हो जाते हैं, लोग बागों के बीच में गर्म खून है, हो जाते हैं नहीं हो जाते। तो कुछ लोग तो आपसी लड़ाई में, कुछ रास्ता भटकने की वजह से, और ऐसे ही वहां युद्ध के अंदर। तो मैक्सिमम जितने गए थे उनमें से सबके सब लगभग लगभग निपट गए। हालांकि कराचिल अभियान जो था इसका सफल अभियान था, मतलब वहां कराचिल को जीत लेता है। लेकिन वहां से जो वापस लोग बाग आते हैं वो कोई कहता है कि 8 आए, कोई कहता है 10 आए, बस बाकी सारे के सारे फ्री। ठीक है, तो डायरेक्ट वे में यदि देखा जाए तो कराचिल अभियान जो है वो तो सफल रहा, लेकिन कराचिल अभियान की वजह से जितना इसको नुकसान हुआ, फायदा होने की वजह से फायदा तो कम हुआ, नुकसान ज्यादा हुआ। तो कराचिल अभियान भी क्या मान के चलेंगे अपन? असफल मान के चलेंगे। ठीक है, तो कराचिल कहां पड़ता है? हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में, हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में। ठीक है, एक बार नोट करो इसको। अब शांति है जीवन में, मन नहीं लग रहा है? मन नहीं लग रहा? लग रहा? लिख लिया?
स्टार्ट ही किया है, लिखो तो लिखो। चले। ये तो लिख लिया था 1351 में सिंध के थट्टा नामक स्थान पे इसकी मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक की। यहां पे लिख देता हूं मैं, 1351 में सिंध में थट्टा नामक स्थान पर एमबीटी की मृत्यु। चौथे नंबर पे खुरासान अभियान। दोबारा समझाऊं, खुरासान जो है आपका अफगानिस्तान से और ईरान की बाउंड्री पे पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे राजा था, कोई राज्य, जैसे अपने यहाँ पे भारत के अंदर इनका राज्य है एमबीटी का, वैसे वहां पे खुरासान एक जगह है जिसमें भी किसी का राज्य है, अबू सैयद का राज्य था। तो उसकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, मतलब वहां पे मर जाता है, तो उसके बाद उसके बेटे वगैरह में आपस में लड़ाई चल रही होती है, मतलब एक आंतरिक विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, मतलब कोई ताकतवर राजा नहीं है इस समय पे। तो इन्होंने प्लानिंग करी अपने इनके आसपास वाले दो और एक ये खुद, ठीक है, मिस्र के इनके साथ में मिलकर के कि यार ये बढ़िया जगह है, कब्जा कर लेते हैं। तो ठीक है, करते हैं अटैक। प्लानिंग करो, तैयारी भी तो करनी पड़ेगी अटैक के लिए, सैनिकों की भर्ती कर ली। कितने? 3,70,000, ठीक है। एक साल का इनको क्या दे देता है? अग्रिम वेतन, एक साल का अग्रिम वेतन। लेकिन अटैक करता ही नहीं है, अटैक किया ही नहीं, तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ की स्थिति सामान्य हो गई, बढ़िया राजा आ गया। उधर से जिसके साथ में इसने गुट बनाया था वो राजा ही चेंज हो गया, तो पूरा अभियान जो प्लानिंग थी खराब हो गई, तो ये धरे धरे रह गए। ये खुरासान अभियान है। अब चले, ठीक है। नेक्स्ट जो राजा बनता है वो बनता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल जो है 1351 से 1388 तक है, ठीक है। आप सुनना मेरी बात। फिरोज शाह तुगलक जो था, इसके बारे में बातें कर ले, तो इसने जो अपना राज्याभिषेक किया था वो तो कहां पे किया है? सिंध के थट्टा नामक स्थान पर, सिंध के थट्टा में, ठीक है। कब किया है? मार्च 1351 में, 1351, मार्च 1300, ठीक है। 2-3 महीने बाद में ही, मार्च अप्रैल मई जून, लगभग जून जुलाई के आसपास में 1351 में ही दिल्ली के अंदर वापस करवाता है, ठीक है। राज्याभिषेक हो गया। दूसरी बात, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो था 45 वर्ष की उम्र में राजा बनता है। ये था कौन फिरोज शाह तुगलक? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, उसका चाचा का लड़का था ये, मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, ठीक है। जिसका पालन पोषण किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का बाप कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने उसका लालन पालन किया था। बाद में जब ये मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनता है तो उस समय पे भी फिरोज शाह तुगलक का बकायदा अच्छे से ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और इसके बाद में जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां पे होती है? सिंध में थट्टा नामक स्थान पे होती है, वहीं पे इसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक राजा बन गया। इसने शरीयत के अनुसार, शरीयत के अनुसार शासन किया। शरीयत क्या होता है? शरीयत का मतलब होता है इस्लामी कानूनों के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से जो कानून बने हुए हैं उनके हिसाब से जो शासन चलाता है उसको क्या कहा जाता है? शरीयत के अनुसार, ठीक है। यानी कि इस्लामी कानूनों की अपन बात कर रहे हैं, इस्लामी कानून, इस्लामी कानून के हिसाब से क्या चलाया है इसने? शासन चलाया है।
इसको दिल्ली सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसको एक आदर्श सुल्तान की उपाधि दी जाती है। इसी को क्या कहा जाता है? आदर्श सुल्तान। ठीक है, क्योंकि इसकी जो योजनाएं थी वो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं थी, जनता के लिए मतलब काम किया है इसने। ठीक है, अब बात करते हैं और फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो इसने 4 प्रकार के टैक्स लगाए, 4 प्रकार के कर लगाए, जिनका जिक्र किसमें है? शरीयत के अंदर है। किसमें है? शरीयत के अंदर है। मतलब जो इस्लामिक कानून है उनमें जो चीजें लिखी हुई है उसके हिसाब से 4 कानून हो सकते हैं। वही 4 टैक्स इसने लगाए हैं। कौन कौन से हैं? एक का नाम आता है खराज, एक खम्स या खुम्स, खम्स कह लो चाहे खुम्स कह लो, एक आता है जजिया और एक आता है जकात। सुनना मेरी बात, मैं चारों के बारे में समझा रहा हूं। खराज जो होता है वो तो होता है भू राजस्व कर। ठीक है, खम्स जो होता है युद्ध में लूटे हुए धन पे लगता है, युद्ध में लूटे हुए धन पर लगता है। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, गैर मुस्लिमों से। और जो जकात होता है वो जकात जो है वो मुस्लिमों से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? मुस्लिम कैसा होना चाहिए? अमीर होना चाहिए। मुस्लिम कैसा होना चाहिए? अमीर होना चाहिए। और उसकी कुल आय का 2.5%, कुल आय का 2.5%। लेकिन खासियत यह है कि जो जकात है उसका जो इस्तेमाल होगा वो सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर ही होगा। इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के लिए, गरीब मुस्लिमों के लिए। ठीक है, क्या चारों कर समझ में आए? ये 4 कर तो इसने लगाए थे, लेकिन इसके साथ में इसने एक कर और बाद में लगाया, एक कर और लगाया, वो था सिंचाई कर। और उस कर को कहा जाता था सुर्ब कर। सिंचाई कर और लगाया जिसे क्या कहा जाता था? शुभ्र कर। ठीक है, एक कर और कौन सा लगाया है? उसका नाम क्या है? शुभ्र। किसके लिए लगाया है इसने? सिंचाई के लिए। सिंचाई की अपन बात कर रहे हैं तो सिंचाई के लिए इसने क्या काम किया है? तो सिंचाई के लिए इसने 2 नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई के लिए क्या करवाया है? 2 नहरों का निर्माण करवाया है। सिंचाई के लिए इसने क्या किया है? 2 नहर बनवाई है। क्या बनवाई है? 2 नहर बनवाई है। ठीक है, एक तो आपकी यमुना नदी से निकाली, यमुना से, और एक निकाली थी सतलज से। यमुना से जो नहर निकाली थी उसका नाम रखा उलूग शाही, उलूग शाही नहर। और जो सतलज से इसने नदी निकाली थी उसका नाम रखा था राजवाही नहर। क्या नाम रखा? राजवाही नहर। ठीक है, थोड़ी सी और डिटेल की अपन बात करें तो बाद में इन नहरों का जो मरम्मत कार्य करवाता है वो करवाएगा अकबर। कौन करवाता है? अकबर। और इनका जो विस्तार किया था, इन नहरों का जो विस्तार किया है वो करेगा शाहजहां। कौन करता है? शाहजहां। ठीक है, क्या यानी कि इसने जो नहरें निकलवाई है वो कौन कौन सी है? उलूग शाही और राजवाही नहर है। एक यमुना से है, एक सतलज से, बड़ी नहरें हैं। ठीक है, इन नहरों का नाम इसने ये रख दिया है। इसके अलावा इनकी जो मरम्मत कार्य करवाया है वो अकबर ने करवाया है, और इन नहरों का जो विस्तार किया है वो शाहजहां ने किया है। किसने किया है? शाहजहां ने। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? एक बार लिखो। है कहा? कहां पे? ऊपर नाम लिखा बस, फिरोज शाह तुगलक। यहां से फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। खराज कर किसके लिए लगता था? ठीक है, लिख लिया? नहीं, रेलवे का तो पता नहीं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछ लिया था। देखो, एग्जामिनर जो होता है ना उसका कोई भरोसा नहीं होता है।
क्वेश्चन हर प्रकार के लेवल के बनाए जाते हैं। हो सकता है अपन इतिहास जो है इतना लेवल का पढ़ रहे हैं और वो पूछ ले आपसे औरंगजेब के बेटे का नाम क्या था, ठीक है। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं, लेकिन कोई क्वेश्चन आपसे वो इतना टाइट भी पूछ सकता है कि आप बिल्कुल किसी पे ही नहीं आता है, ठीक है। या तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है जो किसी पे नहीं आता हो, या एक लल्लू सा क्वेश्चन पूछ ले जो लगभग लगभग सभी पे आता है, ठीक है। तो दिक्कत वहां पे नहीं होती है जब किसी पे नहीं आता, क्योंकि अपन पे नहीं आता वो किसी पे नहीं आता, ठीक है। दिक्कत वहां होती है कि लल्लू सा पूछ लिया और वो भी अपन को नहीं आता, क्योंकि वो सबको आता है सिवाय अपने अलावा। तो वो जो एक नंबर जो है वो सबके आएगा, लेकिन वो एक नंबर तुम्हारे नहीं आएगा। तो जो कट ऑफ होगी वो एक नंबर पे कितनी चली जाती है, कितने लोग घुस जाते हैं एक नंबर पे, वो आपको पता है, ठीक है। तो इसलिए अपन पढ़ते हैं ताकि जो लल्लू सवाल है वो अपना कम से कम गलत ना हो। और हमेशा एग्जाम में कभी भी आप बैठो तो हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखना कि चाहे कठिन सवाल है वो अपना छूट जाए नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन जो सीधा जो सवाल है, जो बिल्कुल सिंपल सवाल है, उसमें मिस्टेक ना कर दो। हो सकता है ऑप्शन भरने में मिस्टेक कर दो आप ऐसे सवाल में, है जल्दबाजी में बिना पढ़े फटाफट पढ़ो, तुम्हें कहता खट देन से लगा जाओ, लेकिन उसमें कुछ पूछ अलग लिया है। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि सीधे क्वेश्चनों की वजह से जो वेरिएशन आता है रैंक के अंदर वो बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। चलें आगे, ठीक है। बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक जो था, इसके पास में इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा गुलाम हुआ करते थे, इतिहास में सर्वाधिक गुलाम, ठीक है। किसके पास थे? फिरोज शाह तुगलक के पास कितने थे? 1,80,000, 1,80,000 गुलाम थे। इनको इन गुलामों के लिए एक अलग से विभाग बनाना पड़ा, जिस विभाग का नाम दिया इसने दीवान ए बंदगान, ठीक है। दीवान ए बंदगान, एक विभाग बनाना पड़ा इसको इनके लिए, ठीक है। और इनको जो पैसे दिया करता था ये 10 टंका से लेकर के 100 टंका, हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, वार्षिक, ठीक है। मतलब एक साल में 10 टंका से 100 टंका दिया करता था इनको गुलामों को, ठीक है। और बात करें फिरोज शाह तुगलक ने क्या काम किया है, तो फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा खोला था। दारुल सफा, दारुल सफा क्या है? तो ये निशुल्क अस्पताल है, एसएमएस है, क्या है? एसएमएस हॉस्पिटल खोला था, निशुल्क। अरे ये वाला नहीं खोला है, आप कहीं सोच लो सर ने तो एसएमएस अस्पताल बताया था, फिरोज शाह तुगलक खोल के गया है, हैं? अरे तो मैंने 2 ही तो डिपार्टमेंट लिखाए अभी, आने तो दे, ठीक है। निशुल्क अस्पताल या खैराती अस्पताल जिसको अपन बोलते हैं वो खोला था इसने, दारुल सफा। और क्या काम किया है इसने? तो इसने एक खोला है, अरे तसल्ली तो खा ले, मैरिज ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो, इधर देखो। एक इसने विभाग खोला दीवान ए खैरात। जो दीवान ए खैरात था, ये जो मुस्लिम महिलाएं जो थी, गरीब मुस्लिम महिलाओं, उनकी मदद किया करता था, ठीक है। गरीब मुस्लिम महिलाओं की मदद करता था, गरीब मुस्लिम महिलाओं की, ठीक है। इसके अलावा इसने मैरिज ब्यूरो खोला भाई। एक इसने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी खोला। क्या खोला है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। और खोला है लोक कल्याणकारी विभाग। क्या है? लोक कल्याणकारी विभाग, ठीक है। इसको नए नए शहर बसाने का बहुत शौक था, इसको क्या था? नए नए शहर बसाने का शौक था, इसीलिए इसने 5 नगर बसाए। क्या बसाए? 5 नगर बसाए। कौन कौन से थे? एक का नाम आता है फिरोजपुर, एक आता है फतेहाबाद, एक आता है फिरोजाबाद, एक आता है हिसार, और एक आता है जौनपुर। इधर देखो, हाँ वही हरियाणा वाला हिसार। इधर देखना, जो ये जौनपुर है, देखो नाम क्या है? जौनपुर। और ऐसा नाम मिलता जुलता और किसका था? क्या इसका भाई का था क्या? इधर देखो, जौनपुर जो बसाया था इसने अपने भाई की याद में बसाया था। इसका भाई का नाम क्या था? एमबीटी। और एमबीटी का बचपन का नाम क्या था? जूना का। तो उसकी याद में इसने जौनपुर बसाया, ठीक है, एमबीटी की याद में। तो ये 5 नगर बसाने का काम भी कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक करता है, ठीक है। क्या? अरे ब्याह करवाने के लिए मैरिज ब्यूरो का काम क्या है? ठीक है, गरीब मुस्लिम महिलाओं जिनका विवाह नहीं हुआ करता था उनके लिए, ठीक है, आदमियों के साथ, ठीक है। कुछ मुद्राएं भी चलाई थी। मुद्राओं में एक आता है ससगनी, एक थी अधा, अद्धा बोलते हैं इसको, एक वीख। असगनी जो थी, ससगनी सॉरी, ये 6 इंटू जीतल के मूल्य के बराबर था, ठीक है। मतलब जीतल, टंका और जीतल चलता था ना, किसने चलाया था? टंका और जीतल मुद्रा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने, ठीक है।
टंका तो क्या था, चांदी की, जीतल क्या था, तांबे का। तो तांबे का जो मूल्य का जीतल हुआ करता था उसके 6 गुना मूल्य का एक सिक्का चलाया, उसका नाम है ससगनी। अद्धा का मतलब क्या है, जीतल का आधा है ये, जीतल का आधा। और वीक जो है ये जीतल का 1/4 था, चौनी। ठीक है, तो ये इसकी 4 मुद्राएं देखने को अपन को मिलती है। क्लियर है। ये जो आपने लास्ट वाली स्लाइड के अंदर जजिया कर लिखा है, इसमें एक बात और लिख लो। वैसे तो मैंने पीछे की क्लासों में लिखा रखा है आप लोगों को, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया। अब मेरे को एक बात बताओ, जजिया कर लगाने वाला भारत के अंदर पहला राजा कौन सा था? जजिया कर लगाने वाला भारत का प्रथम शासक कौन है? भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन है, बता। ये तो ब्राह्मणों पे लगाया इसने, मैं कह रहा हूं जजिया कर भारत के अंदर लगाने वाला कौन था? दाहिर सेन की बेटियां थी, नाम पता है क्या उनको? रजिया सुल्तान दाहिर सेन की बेटी है। गजब आदमी है यार। दाहिर सेन का नाम सुना था क्या? दाहिर सेन को युद्ध के अंदर हराया था, राबर का युद्ध किसने हराया था? जिसकी दोनों बेटियों को खलीफा को सौंपा था। अरे मोहम्मद बिन कासिम ने सुना है क्या? हाँ हाँ सर, जबरदस्ती सर। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। फिर उस समय पे मैंने लिखवा रखा था कि ब्राह्मणों के ऊपर जो जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक है, जजिया कर को बंद करने वाला अकबर है, पुनः शुरुआत करने वाला औरंगजेब है, जजिया कर की दरों को घटाने वाला बहादुर शाह फर्स्ट है, और जजिया कर को पूर्ण रूप से खत्म करने वाला मोहम्मद शाह रंगीला है। ठीक है, तो मैंने यहीं पे एक बार फिर लिखा दिया कि जजिया कर जो ब्राह्मणों पे लगाने का काम करता है वो कौन कर रहा है? फिरोज शाह तुगलक कर रहा है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं अपन। जब मैंने आप लोगों को अशोक के अभिलेख पढ़ाए थे क्या? उस समय पे मैंने लिखाया था तुम लोगों को, दिल्ली और टोपरा वाला, जो दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो थे, उनको टोपरा से और मेरठ से दिल्ली लाने वाला जो था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था क्या? और पीछे चलते हैं अपन थोड़ा सा। जब मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाया था तो मैंने एक कुतुब मीनार के बारे में बताया था। कुतुब मीनार की चौथी मंजिल जब बिजली गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसको सुधारने वाला भी कौन है? और 5वें नंबर की बिल्डिंग बनाने वाला भी कौन है? ठीक है क्या? याद रह जाएगी क्या सारी बातें? तो अब मैं उन बातों को यहां पे नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि पीछे लिखा रखा है। चाहो तो मैं यहां पे फिर से लिखवा दूं। ठीक है, लिखना है क्या फिर से? लिखना चाहो तो 1 मिनट का काम है। ठीक है, दिल्ली मेरठ, हाँ जगन्नाथ का मंदिर को तोड़ने का आदेश भी यही देता है। हाँ, दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेखों को दिल्ली लाया। कहां लाया? दिल्ली लाया। ये वाली बात जरूर लिख लो, बाकी कोई बात नहीं है ना। इसके अलावा मंदिर तोड़ने का आदेश देता है, मंदिर तोड़ने का आदेश। और मंदिर कौन सा तोड़ा जाता है? जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, हाँ दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ को स्तंभ लेख थे, अशोक के थे ये, इनको दिल्ली लेकर के आया था। ये क्या है कि जरा बताना मेरे को, टोकरा है टोपरा है? कैसे दिख रहा है यार? कह तो ऐसे होता है, मैंने तो ऐसे लिखा है। ठीक, क्लियर है क्या? तो ये कौन है आपका? फिरोज शाह तुगलक है? एक बात और लिख लो, इसने क्या काम किया था कि इससे पहले, सुनो मेरी बात, सैनिकों की जो भर्ती है, सैनिकों की भर्ती को वंशानुगत किया। मतलब सेना के अंदर बाप भर्ती है तो बाद में बेटा भी भर्ती हो जाएगा। ठीक है, योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पे जो भर्ती की थी वो किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। वंशानुगत किसने किया है? वंशानुगत किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा इसने खुतबे लिखवाए थे, उन खुतबों के अंदर सुल्तानों का नाम लिखवाने की परंपरा स्टार्ट करी थी, मतलब सुल्तानों के नाम लिखवाए थे। उन सुल्तानों के नाम में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके सभी का नाम लिखा हुआ था। इससे पहले जितने भी सुल्तान आए हैं दिल्ली सल्तनत काल के अंदर, मोहम्मद गोरी के बाद में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम छोड़ दिया था, बाकी सभी का नाम लिखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम क्यों छोड़ा? क्योंकि उसने सुल्तान की पदवी धारण की ही नहीं थी, मलिक अथवा सिपह सालार की पदवी धारण की थी। ठीक है, ये बातें मैं नहीं लिखा रहा हूं इतना डिटेल के अंदर। क्लियर है? ये लिख लिया, पीछे वाला नहीं लिखा। हम्म, आ गया तो फिर से? अच्छा तो आगे आ जा, पूरा बोर्ड ही आएगा, कैमरा आएगा ही नहीं, फोकस ज्यादा पड़ता है। मैं पढ़ाता हूँ तेरे, फोकस रुक।
ठीक है। इसके बाद देखो तुगलकों के अंदर तो सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। तुगलकों के बाद में, इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक सेकंड नाम का एक राजा बनेगा। उसके बाद में अबू बकर शाह बनेगा। उसके बाद में मोहम्मद शाह बनेगा। उससे पहले एक हुमायूं खान नामक और बनता है। और उसके बाद एक नासिरुद्दीन महमूद बनेगा, ठीक है। इतने राजा बन जाएंगे आने वाले कुछ लगभग 10 सालों के अंदर अंदर, जितने मैंने नाम लिए हैं। लेकिन किसी के भी बारे में अपन को ज्यादा जानकारी हासिल नहीं करनी है, सब फर्जी थे, ठीक है। अंतिम शासक के बारे में अपन जरूर देखेंगे, नासिरुद्दीन महमूद। पहली बात तो अंतिम शासक है इसलिए देख रहे हैं। दूसरी बात, इसके समय पे एक दिल्ली के ऊपर अटैक होता है। क्या होता है? दिल्ली के ऊपर अटैक होता है। और जो दिल्ली के ऊपर अटैक होता है वो किसका होता है? तैमूर लंग का होता है। किसका होता है? तैमूर लंग का अटैक होता है। और जो तैमूर लंग का अटैक होता है वो होता है 17 दिसंबर 1398 में। कब होता है? 17 दिसंबर 1398 में। पंजाब वाला एरिया है, उधर से आता है दिल्ली में। दिल्ली में 15 दिन तक रुकता है। और अपने साथ में जब वो आता है तो लगभग 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना करके लेकर के आता है, पंजाब से होते हुए जब आता है। तो जैसे ही वो दिल्ली में पहुंचता है, उससे पहले नासिरुद्दीन महमूद जो कि तुगलक वंश का राजा था, फरार होकर के गुजरात पहुंच जाता है। गुजरात से मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, ठीक है। 15 दिन तक तैमूर लंग यहां पे रहता है, बढ़िया तरीके से लूटपाट करता है, बढ़िया तरीके से मारकाट मचाता है, लाखों लोगों को मरवा डालता है। तैमूर लंग इतना क्रूर शासक था कि जब वो चलता था तो उसके साथ में कोई भी व्यक्ति नहीं चलता था, खौफ। और कंकालों को ऐसे सजाने का काम किया करता था, मुंडियों को। उसके साथ में नहीं चलने का रीजन ये था क्योंकि उसको जब भी डाउट होता था कि यार यहाँ पे एक कंकाल थोड़ी सी कमी सी रह रही है, एक खोपड़ा जो है कम है, तो जो उसके साथ में होता था उसका एक खोपड़ा निकाल करके लगा दिया करता था, ठीक है। अब कैसे रहेगा? ठीक है ना। तो तैमूर लंग का अटैक होता है इनके बाद में। हाँ, कुछ नहीं, नहीं। वाइफ से आदमी को खतरा होता है, आदमी को वाइफ से थोड़ी होता है, नहीं। उल्टा। इधर देखो, इसके बाद में देखो कुछ और भी राजा बनते हैं, मैं उनके बारे में नहीं लिखवा रहा हूं। जैसे कि तुगलक शाह सेकंड बनता है, तुगलक शाह सेकंड। गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड है ये। तुगलक शाह के बाद अबू बकर शाह बनता है, अबू बकर शाह, ठीक है। कुछ और भी बनते हैं, उनके बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, मोहम्मद शाह, हुमायूं खां, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं अंतिम शासक की, नासिरुद्दीन महमूद। इधर देखो, नासिरुद्दीन महमूद का जो कार्यकाल है वो लगभग 1396 से लेकर के 1414 तक का है। इधर सुनना, इसके जमाने में एक ही घटना है। 17 दिसंबर 1398 में दिल्ली पर तैमूर लंग का अटैक है। किसका है? तैमूर लंग का आक्रमण। किसका आक्रमण है? तैमूर लंग का आक्रमण है। तैमूर लंग दिल्ली में 15 दिन रुकता है। दिल्ली में कितने दिन रुकता है? 15 दिन रहता है। और जब जाता है तो बहुत सारी मारकाट करके, इसके अलावा यहां से शिल्पियों को और यहां से बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को, इनको अपने साथ में ले जाता है, ठीक है। क्लियर है? नासिरुद्दीन महमूद जो था ये गुजरात भाग जाता है आक्रमण के समय। गुजरात आक्रमण के समय गुजरात भाग जाता है। और जो आक्रमण हुआ था वो पंजाब के रास्ते हुआ था। आक्रमण कहां से होता है? पंजाब के रास्ते से होता है। और आक्रमण करने के लिए जो निमंत्रण दिया था वो दिया था खिज्र खां द्वारा आमंत्रित। खिज्र खां द्वारा आमंत्रित, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद के लिए ऐसा कहा जाता है कि महान तुगलक वंश का जो साम्राज्य है वो दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। दिल्ली से पालम की दूरी बहुत कम है, तो ये व्यंग कसा जाता था। एक जमाना था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे संपूर्ण भारत के ऊपर तुगलकों का राज्य हुआ करता था। इतनी बड़ी डायनेस्टी थी, सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला वंश है तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो इसके लिए जो व्यंग कसा गया वो नासिरुद्दीन महमूद के लिए कसा जाता था कि महान तुगलक वंश के जो साम्राज्य है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है? दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। ये लाइन किसके लिए थी? नासिरुद्दीन महमूद के लिए, ठीक है। लेकिन अपन को याद ये रखना कि तैमूर लंग का जो अटैक होता है वो इसके समय पे होता है। इसके बाद अगला राजवंश आता है सैयद वंश, ठीक है। ये लिख लिया? हाँ, रुक जा, ये लिख लिया क्या? लिखो तो। नहीं, अरे तेरा काम क्या है? पढ़ना, ठीक है। पढ़, कितना पढ़ाना है, कब तक पढ़ाना है, वो मेरी टेंशन, तेरी नहीं है। हैं? ले तो ले, नया राजवंश स्टार्ट कर। नीचे से भेज देंगे, घबरा मत। हो गया?
देख लिया, बातें नहीं फालतू। इधर देखो, नेक्स्ट वंश आता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश का जो कार्यकाल है वो है आपका 1300 कितना हो गया था, 1414 हो गया था ना, 1414 से लेकर के 1451 तक। ठीक है, इधर देखना, इधर सुनो मेरी बात। इसका जो संस्थापक है, सैयद वंश के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, संस्थापक जो है वो कौन है, खिज्र खां है। संस्थापक कौन है, खिज्र खां। खिज्र खां जो था, इसने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसकी जगह पे किसकी उपाधि धारण करी है, सुल्तान की जगह पे रैयते आला। ठीक है, किसकी उपाधि धारण करी है, रैयते आला की पदवी धारण करी। ठीक है, एक बात तो इसके लिए सबसे ज्यादा पूछी जो जाती है वो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने रैयते आला की पदवी धारण की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैयते आला की उपाधि धारण करने वाला कौन था, तो वो था खिज्र खां। खिज्र खां जो था ये तैमूर लंग का एक बेटा हुआ करता था, शाहरुख। खिज्र खां तैमूर लंग के बेटे, तैमूर लंग के बेटे शाहरुख को कर भेजता था। ठीक है, और तैमूर और शाहरुख के नाम का खुतबा भी पढ़ा था किसने, खिज्र खां ने। ठीक है, इसके बाद में जो अगला राजा बनता है खिज्र खां के बाद में, वो बनता है मुबारक शाह। मुबारक शाह। सुनना मेरी बात, कल एक क्वेश्चन पूछ रहा था अंकुर, वो क्वेश्चन यहां पे है। क्वेश्चन क्या है कि एक पुस्तक आती है, पुस्तक का नाम है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, ये जो मुबारक शाही पुस्तक है वो मुबारक शाह के लिए है, और इसका जो लेखक है, राइटर जो है वो है अहमद सर हिंदी। अहमद सर हिंदी। यही क्वेश्चन था क्या, तो तू वहां पे क्यों बोल रहा था मुबारक खां की पुस्तक लिखी है क्या? तूने पूछा सर इस मुबारक खां ने पुस्तक लिखी है क्या, मैंने कहा इसने नहीं लिखी। अच्छा ठीक है, याद रखना मुबारक शाह जो है, इसके समय की जो जानकारी है, कार्यकाल की जो जानकारी है वो किस पुस्तक से मिलती है, तारीख मुबारक शाही से मिलती है। और तारीख मुबारक शाही के लेखक जो थे वो कौन थे, अहमद सर हिंदी थे। खिज्र खां ने तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, परंतु मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण करी है, सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है क्या, मुबारक शाह ने क्या करा है, उपाधि धारण करी है किसकी, सुल्तान की। क्लियर है, अब देखो इसके अंदर बस ये दो बातें आप लोग याद रख लो, काफी है। इसके बाद में इसके अंदर भी एक दो राजा और बनते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह बनता है, इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह बनता है। अलाउद्दीन आलम शाह जो बनता है, उस समय पे हमीद खान नाम का एक वजीर हुआ करता था, उस हमीद खान के वजीर के साथ में उसकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो गुस्सा खाकर यहाँ से छोड़ छाड़ करके चला जाता है कि तू संभाल तेरी सल्तनत को। ठीक है, हमीद खान कहता है तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लाखों है ऐसी, तू अकेली तो नहीं है। वही वाली बात है। तो हमीद खान ने कहा जो लोधी थे, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी को अपने अगला राजा बना दिया, और अगला कौन सी डायनेस्टी आ जाएगी अब, लोधी वंश। ठीक है, जो कि पढ़ेंगे अपन कल।